हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्य मार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 9 से फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन लेसन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा, जिसको हम लोग एफ इक्वल टू एम ए के फॉर्म में हम लोगों ने याद किया, जो कि मेन मोशन का लॉ है। इसके बाद हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर हम किसी चीज पे एक्शन करते हैं तो उसी का ठीक अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे अगर हम किसी दीवार पे तेजी से हिट करते हैं, चोट करते हैं, तो हाथ में भी चोट लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स हमने अप्लाई किया उस दीवार पे, दीवार ने हम पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स होता है, एक्शन और रिएक्शन जो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। इसी को हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसके ठीक अपोजिट और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन भी उसका अपोजिट होगा, उसमें एक फोर्स लगता है जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक चीज हमको और भी ध्यान देना है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। एक ही ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्स लगे हुए हैं तो वहां पे एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन कहाँ पे होता है? एक्शन और रिएक्शन होता है हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, जैसे इस ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट इस पे भी फोर्स लगाता है, यानी कि दोनों चीजें, अब कितना फोर्स लगता है तो जितना फोर्स ये इस पे लगाता है उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इसमें कौन सा फोर्स जो है, फोर्स तो उतना ही लगता है लेकिन एप्लीकेबल किस चीज पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहली लाइन हम देखते हैं यहाँ पे कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है यानी कि लगाता है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली, यानी कि उसी समय सेकेंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे फार्मूला जनरेट करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर ए, ऑब्जेक्ट नंबर बी। तो ऑब्जेक्ट नंबर ए जो है, ए ने बी पर फोर्स लगाया तो बी ने ए पर फोर्स लगाया। तो ए ने जो बी पर फोर्स लगाया है उसको हम क्या लिखेंगे? एफ ए बी। ठीक है, एफ ए बी। और बी ए पर भी फोर्स लगाता है तो यहां पे हम लिख लेंगे एफ बी ए। तो इसको हम क्या रीड करेंगे? फोर्स बाई ए ऑन बी, यानी कि फोर्स लगाया गया ए के द्वारा बी पर और फोर्स लगाया गया बी के द्वारा ए पर। ठीक है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा लेंगे और ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अगर आप एक्शन और रिएक्शन यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में खाली इतना भी अगर आप याद रखते हैं तो ये पूरा कंप्लीट एक्शन और रिएक्शन का रिलेशन हो जाता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमें इसी बात को एक लाइन में यहाँ पे लिखा गया है कि दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे कि ये फोर्स अगर 20 न्यूटन का है, यानी कि एफ ए, यानी कि ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बी ऑब्जेक्ट ने ए ऑब्जेक्ट पर भी 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो इसमें एक चीज और भी है कि डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है तो डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, यानी कि विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, द टू अपोजिंग फोर्स आर आल्सो नोन। ये जो दो अपोजिंग फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं इसको हम एक्शन और रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक्शन क्या हो गया? एक्शन हो गया एफ ए बी, यानी कि ए ने बी पे फोर्स लगाया
ये है एक्शन, और बी ने ए पर फोर्स लगाया उसी का उल्टा, तो इसको कहेंगे रिएक्शन। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन दो तरीके का फोर्स यहाँ पे हो गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कहीं पे भी मोशन अगर हो रहा है तो वहां एक फोर्स जनरेट होता है, यानी कि फोर्स लगाना होता है। जब जैसे ही आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वहां पे इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लग जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स हम आगे लगाते हैं, 20 न्यूटन का फोर्स पीछे भी लग जाता है, तो ये फोर्स तो मतलब कि बैलेंस हो जाना चाहिए, तब ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक बात और निकल करके आती है, और वो ये है कि द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है, एक्शन एंड रिएक्शन की बात हो रही है, ये हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। एक्शन और रिएक्शन हम कहाँ अप्लाई करेंगे? एक्शन और रिएक्शन हम अप्लाई करेंगे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉक्स है, इस बॉक्स पे यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स ये लगाया हमने, और 20 न्यूटन का ही फोर्स यहाँ पे लगा। ठीक है, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है। मान लीजिए कि ये एफ है, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगा ये माइनस एफ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एफ और माइनस एफ हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये तो बैलेंस है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट पर जब अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वो बैलेंस फोर्स होता है। एक ही ऑब्जेक्ट पर, जैसे इसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम इधर भी खींचें और इधर भी खींचें तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसे हम तो वहां पे हम कहते हैं कि ये बैलेंस फोर्स हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर हमने लगाया। लेकिन एक्शन और रिएक्शन वाला जो फोर्स होता है ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। यहाँ पे हमेशा दो ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये दोनों आपस में टकराए, तो जब ये टकराते हैं तो ये पहला ऑब्जेक्ट जितना फोर्स इस पे लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी पर, इस पहले वाले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मींस बैलेंस्ड फोर्स, तो अगर हम किसी चीज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वो तो जीरो हो जाना चाहिए फिर। लेकिन जब एक चीज किसी दूसरे चीज से टकराती है तो वहां पे मोशन हो जाता है, कोई दूसरी चीज जो है और तेज मूव करने लगती है। तो ये चीज यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जो भी एक्शन और रिएक्शन का फोर्स लगता है वो दो अलग अलग चीजों पे लगता है। ठीक है, दो अलग अलग चीजों पे लगता है। एक ही चीज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो वो बैलेंस फोर्स है, लेकिन दो अलग अलग चीजें जब एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगाती हैं तो वो एक्शन का रिएक्शन है, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन है। तो हमेशा याद रखेंगे, द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। यानी कि जिस समय ए बी पर फोर्स लगा रहा होगा, बी जो है ए पर फोर्स लगा रहा होगा उसी के रिएक्शन में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ए ने बी पर फोर्स लगा दिया तो बी कहेगा चलो 2 दिन बाद फोर्स लगाते हैं, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली का मतलब हुआ कि उसी समय ये चीजें होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम याद रखेंगे, दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, दो ऑब्जेक्ट में एक्शन और रिएक्शन हमें देखना है। तो एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है कि दो स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, तो दो स्प्रिंग बैलेंस एक दूसरे को अगर हम इस तरीके से खींचते हैं, अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके से जिसमें वजन को नापा जाता है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दो स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग है, अगर इन दोनों को अगर इस तरीके से खींचा जाए आपस में बांध करके, तो ये दोनों सेम रीडिंग यहाँ पे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, और दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों, ये जितना इसको खींचता है और इसको दूसरा वाला जो है उतना ही खींचता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक्शन एंड रिएक्शन लगाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं कि यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें
फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास अलग अलग है। तो यहाँ पे मास अगर अलग अलग है, ठीक है, तो फोर्स जो जनरेट होगा वो फोर्स दोनों मास पर अलग अलग काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट हो जाता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डू नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पे फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो सकता है लेकिन एक्सीलरेशन जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक मास है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए है और यहाँ पे ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये आपस में टकराते हैं तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी फोर्स का जो मान होगा, जैसे 20 न्यूटन का फोर्स अगर इसने इस पे लगाया और 20 न्यूटन का यानी 20 न्यूटन का फोर्स बी वाले ऑब्जेक्ट ने ए पर लगाया, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन एक्सीलरेशन की बात करें, वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी? तो वेलोसिटी यहाँ पे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसका मास कम है, ठीक है। तो जिसका मास कम होता है उसका जो है एक्सीलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज जो है उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद तो दो चीजें यहाँ पे आ जाती है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डू नॉट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड तो होता ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास अलग अलग होते हैं, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, मास अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक ट्रक और एक कार, इन दोनों के बीच में अगर टक्कर हो, सेम स्पीड से अगर टक्कर हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ट्रक कार पे जितना फोर्स लगाएगी, कार ट्रक पे भी उतना ही फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन हुआ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यानी कि इसमें डैमेज ज्यादा किसको होगा, या इसमें अपोजिट जो वेलोसिटी होगी, यानी कि वो जैसे होता है ना कि जब टक्कर लगती है तो उड़ करके वो दूसरी साइड में चला गया, तो अपोजिट यहाँ पे जो जो फोर्स लगा है, फोर्स लगने पर वो जो स्मॉल यानी कि जिसका मास कम है, जिसका मास कम है वो उड़ करके दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी कि जो भारी ऑब्जेक्ट है जिसमें मास ज्यादा है उसमें एक्सीलरेशन कम होगा, जिसमें मास कम है उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। मास ज्यादा है, एक्सीलरेशन कम होगा, जिसमें मास कम है उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं गन का, ठीक है। तो जब भी गन फायर की जाती है तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये डिजाइन है गन का, ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से गन है और यहाँ से ये बुलेट है, ठीक है। तो गन का जो मास है, गन का मास mg मान लेते हैं, m यहाँ जी लिखा हुआ है। तो मास ऑफ गन जो है और मास ऑफ बुलेट जो है, ठीक है, तो मास ऑफ गन बहुत ज्यादा है और मास ऑफ बुलेट जो है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे इसको फायर किया जाता है तो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है, यानी कि जो फोर्स जनरेट होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि बंदूक का जो मास है वो ज्यादा है, ठीक है। तो बंदूक जो होता है वो पीछे की तरफ जाता है और गोली जो है वो आगे की तरफ जाती है। अब आप कहेंगे कि जब फोर्स यहाँ पे इक्वल लगा है तो गोली को जो है उतनी ही दूर जाना चाहिए जितनी दूर ये ये जो गन है उसको होना चाहिए था, पीछे रिकॉइल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो गोली है उसका मास कम होता है, तो बुलेट का मास जब कम है तो बुलेट जो है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, उसमें वेलोसिटी चेंज जो है वो ज्यादा हो जाता है। सेम फोर्स लगाते हैं, मास जिसका ज्यादा है। आप खुद ही सोचिए कि भारी पत्थर एक हल्का पत्थर है, ठीक है। भारी पत्थर पे जब आप उतना ही फोर्स लगाते हैं, आपकी जितनी ताकत है उसको एक भारी पत्थर पे लगाइए और जितनी ताकत है एक हल्के पत्थर पे लगाएंगे, तो भारी पत्थर जो है उसको मूव करवाने में उतना ही फोर्स आप लगा रहे हैं, तो उसको मूव करवाने में आपको थोड़ा सा मतलब कि उसको आप कम वेलोसिटी दे पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा पत्थर है, मान लो इतना बड़ा पत्थर है और उतना ही फोर्स लगा करके आप उसको फेंका तो कितनी स्पीड आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स उतना ही है, फोर्स उतना ही है, लेकिन मास अलग अलग होने की वजह से, तो सेम फोर्स जब अलग अलग मास पे हम अप्लाई करते हैं तो जो स्मॉल मास होता है उसमें वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें एक्सीलरेशन हो जाता है, यानी कि एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा, त्वरण ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिकॉइलिंग होती है तो यहाँ से जब बुलेट आगे की तरफ निकलती है, ये इस तरीके से गोली आगे की तरफ निकल गई, तो ये हुआ एक्शन और ये हुआ
रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हो गया, ये एक्शन हो गया, तो बुलेट बाहर की तरफ आगे की तरफ निकल गई और उसी हिसाब से उतने ही फोर्स से जो गन है वो पीछे की तरफ आता है। ठीक है, तो फोर्स सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, फोर्स सेम है। तो फोर्स सेम है लेकिन मास अलग अलग है। फोर्स सेम है अगर और मास अलग अलग है तो सेम फोर्स जो है जो मास ज्यादा है उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और जो बुलेट है उसमें जिसमें मास कम है उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कि डिफरेंट एक्सेलरेशन फॉर द सेम फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स एक ही है, वही बात हो रही है कि अलग अलग मास अगर है यहाँ पे, ठीक है, तो सेम फोर्स तो सेम अप्लाई होगा। फोर्स जब सेम अप्लाई होगा लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग होगा। तो स्केट बोर्ड एक होता है, यानी कि एक इस तरीके का बोर्ड होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बच्चे खड़े हुए हैं, सब कुछ सेम है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मास अलग अलग है, एक लड़का है एक लड़की है, तो अब इसकी मास यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो एक ये लोग वो बालू होता है, बालू की बोरी या कुछ भी भारी चीज लिए हुए होते हैं। तो लड़का जो होता है वो उसको लड़की की तरफ जो है वो उस बॉल को या उस स्टेप को फेंक, मतलब कि उसको फेंकता है, उस बोरी को। ठीक है, तो या उस भारी चीज को उसकी तरफ फेंकता है और उसने कैच किया। ठीक है, तो जब ये फेंकता है तो एक फोर्स लगाता है, मतलब कुछ इस तरीके से फेंकता है, तो जो फोर्स है वो पीछे की तरफ लगता है। और ये फोर्स जब इस पे अप्लाई होता है, यानी कि जब वो लड़की उसको कैच करती है, तो ये जो है स्टेट बोर्ड जो होता है, स्टेट बोर्ड ये पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हुआ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो अलग अलग मास और सेम फोर्स, अलग अलग एक्सिलरेशन। ठीक है, और एक और एग्जांपल है, सेलर जंप्स आउट ऑफ ए रोइंग बोट। ठीक है, अब मान लीजिए ये किनारा है और यहाँ पे जो है बोट खड़ी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बोट खड़ी है, यहाँ पे कोई पर्सन है, वो कूद करके जमीन पर आने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ये कूदता है तो वो क्या करता है कि पैर से बोट को धक्का देता है। ठीक है, यानी कि उस पर एक्शन करता है। तो एक्शन करता है तो बोट जो होती है उस पर रिएक्शन करती है। तो लड़का जो है रिएक्शन के थ्रू वो जा करके जमीन पे गिरता है, यानी कि जमीन पर कूद जाता है, और ये बोट जो है पीछे की तरफ भाग जाती है, यानी कि एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, बोट भी पीछे गई, लड़का आगे गया। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जांपल ये। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जमीन पे जो हम लोग चलते हैं तो उसमें भी यही चीज होती है। तो क्या चीज यहाँ पे हो रही है कि हम क्या करते हैं, अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, यानी हम एक्शन करते हैं। तो जमीन क्या करती है, रिएक्शन के तौर पे हमें आगे ढकेल देती है, तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जितना फोर्स लगाया अर्थ ने भी उतना ही फोर्स लगाया। तो हमने जितना फोर्स लगाया था अर्थ ने भी उतना ही फोर्स लगाया। तो उस फोर्स से अर्थ को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ का जो मास है, धरती या जो जमीन है उसका जो मास है ना, वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक्सेलरेशन तो हुआ नहीं। लेकिन जो स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी कि हम लोग हैं, तो हम पे जब उतना ही फोर्स लगता है, जितना फोर्स हम अर्थ पे लगाए थे उतना ही फोर्स जब अर्थ हमारे ऊपर लगा देती है, तो हम उतने ही फोर्स से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम जमीन पे चल पाते हैं, इसके पीछे का प्रोसेस यही है। ठीक है, अब यहाँ पे वो रिएक्शन फोर्स कौन लगाता है, फ्रिक्शन वगैरह, वो सब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अभी हम लोग खाली एक्शन और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्शन और रिएक्शन पे ही जो रॉकेट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो रॉकेट अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से है ना, टीवी में तो देखा ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, वो जो दिवाली के समय में जो इस तरीके से रॉकेट जलाया जाता है वो भी कुछ इसी डिजाइन पे, इसी मॉडल पर होता है। उसमें जब मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पे जब आप आग लगाते हैं तो यहाँ पे जो बारूद भरा होता है, ठीक है, तो उसमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन होगा तो बहुत सारी गैसेस बनती है, गैस बनती है तो उसको आगे निकलने की जगह नहीं होती, तो पीछे की तरफ निकलता है, यानी कि गैस नीचे की तरफ निकलती है। तो ये एक्शन हुआ, और इसका एक अपोजिट फोर्स लगता है जिसको हम रिएक्शन कहेंगे। तो रिएक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे जो रॉकेट है ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है, तो जो रियल रॉकेट होते हैं उनका भी फंक्शन कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फंक्शन है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जेट की तरह जो गैस है, रिएक्शन होता है यहाँ पे, तो जो गैस है वो नीचे की तरफ
नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, ये एक्शन हुआ, और इसके रिएक्शन में रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, मिसाइल्स वगैरह जो होती हैं उनका भी यही फंक्शन है, पीछे की तरफ बहुत तेजी से गैस निकलता है। ठीक है, उसमें जो भी फ्यूल होता है, उसमें जो रिएक्शन होता है, गैस बहुत तेजी से पीछे की तरफ निकलता है और रॉकेट बहुत तेजी से आगे की तरफ भागता है। ठीक है, या फिर मिसाइल है तो मिसाइल का भी इसी तरीके का रोल है। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर ये सब चीजें चलती हैं। तो हमें एक ही चीज इसमें याद रखना है कि एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका ठीक एक अपोजिट वहां पे, या जिस चीज पर एक्शन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जिस दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्शन कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतना ही रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तो अगर हमें वन वर्ड में, यानी कि एक ही सिंपल चीज में अगर याद करना है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने देखा एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, यानी कि फोर्स लगाया ए ने बी पर, और उतना ही फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स लगा लेकिन अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, बी ने ए पर लगाया। ठीक है, तो ये चीज हमको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए एक नजर में तीनों लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आज ये लेसन खत्म होता है आपका। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, क्या है बाबू? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने क्या देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अपने स्टेट चेंज को अपोज करती है, यानी कि वो अगर चल रही है तो चलती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहती है। वो डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते हैं, यानी कोई चीज अगर बैठी हुई है तो बहुत लेजी सारी चीजें होती हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत लेजी होते हैं, वो मूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कुछ लोगों की तरह। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हमने पढ़ा यहाँ पे कि F इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू एम ए कहाँ से जनरेट हुआ था? तो F इक्वल टू एम ए जनरेट हुआ था कि जब भी हम किसी मास पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें वेलोसिटी हो जाती है, तो इसका एक नाम दे दिया गया था कि मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज होता है। तो मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम यहाँ पे फोर्स कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ये फार्मूला जनरेट हुआ था F इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन का है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्शन एंड रिएक्शन का है। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन में आपने देखा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए एक्शन रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो मास है वो यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, लेकिन जो टेबल है, जिस टेबल पे रखा हुआ है, उसका एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो क्या हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर हैं, उनमें आपस में टक्कर होती है। ठीक है, या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पे आप कहेंगे कि ये एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों लॉज समझ में आए होंगे। अब इन्हीं लॉज, यानी कि यही जो रूल हैं, इसके पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में स्टडी किया। मोशन में हम लोगों ने ढेर सारे रूल्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो क्या क्या रूल था उसमें, यानी कि मोशन के इक्वेशन जो हमने देखा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये इतना हो गया। और एक बहुत ही सिंपल सा जो बहुत छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ से चीजें लेकर के चली गई हैं। और अभी तक हम लोग
लॉ ऑफ मोशन तक पहुंचे हैं। इसके बाद का चैप्टर जो है वो ग्रेविटेशन का है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब एम ए जो है यहाँ पे, अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा कि सेम फोर्स अगर आप लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का ही फोर्स है ना, 20 न्यूटन का ही फोर्स है, कोई चीज भारी है कोई चीज हल्की है, उतना ही फोर्स अगर हम भारी चीज पे लगाएंगे तो उसको ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते, और उतना ही फोर्स अगर हम 20 न्यूटन का ही फोर्स मान लीजिए किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट पर, यानी कि जिसका मास कम है उस पे लगाते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स हम वेलोसिटी ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बस इतना ही है। तो एक्शन एंड रिएक्शन ये आपने देखा, और गन क्वाइलिंग के बारे में, रिक्वाइलिंग के बारे में आपने देखा कि गन जो है अगर शॉट की जाती है तो उसमें होता क्या है कि जो बंदूक है वो पीछे की तरफ इसे ऐसे मारते हैं। मान लीजिए ये बंदूक है, इस तरीके से मारा गया तो ये बंदूक पीछे की तरफ आती है, और जो बुलेट है वो आगे की तरफ इस तरीके से जाती है। तो इसका मास कम है तो ज्यादा वेलोसिटी में जाएगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, और ये इसकी जब रिक्वाइलिंग होगी तो ये बहुत दूर तक पीछे नहीं आ पाएगा। ठीक है, जबकि फोर्स सेम लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो कुछ इतनी ही चीजें अभी तक हम लोगों ने देखा मोशन के बारे में, फिर फोर्स लगा, फिर लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने देखा। तो ये सारे चैप्टर जो हैं रिलेटेड हैं। तो इन द होल स्टेक हमको इस सारी चीजों को देखना है, ऐसा नहीं कि बस अलग अलग चैप्टर है अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो सारी चीजें मिला करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, जिससे कि वो न्यूमेरिकल ठीक से समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मोशन के न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं अलग अलग बुक से, तो सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो अदर बुक्स हैं, अदर पब्लिकेशंस जो हैं, उनकी उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे लखमीर सिंह हो गए, तो लखमीर सिंह का जो फिजिक्स है, या फिर एस एन सिन्हा ने, क्या नाम है, हाँ एस एन सिन्हा करके, तो एस चंद करके, एस चंद करके हैं, तो उनकी जो बुक्स हैं उनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको लगाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो तब तक आप ये दोनों लेसन प्रिपेयर कर लीजिए बिल्कुल, मोशन के बारे में और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जितना अभी तक बताया गया है वीडियोस को देख करके ठीक से कहानी की तरह उसको समझना है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है। मास है, ऑब्जेक्ट है ना, तो मास है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है, मास में फोर्स लगेगा, इसमें मोशन होगा। अब इतनी सी ही बात को लेकर के दो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कि फोर्स लगा रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस समय पे हो रहा है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो उसका आंसर आपको ये सब फार्मूला जो दिया हुआ है इसको लगा करके निकालना है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए थैंक यू।